Hello guys, myself Dr. Amir and I am a neurosurgeon today. Hello guys, myself Dr. Iram and I am a radiologist today. So जो लास्ट वीडियो था हम दोनों का साथ में न्यूरोसर्जन वर्सेस रेडियोलॉजिस्ट, उसी की कंटिन्यूएशन में ये वीडियो है। वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, हम लोगों ने क्विज किया था और आप लोगों ने डॉक्टर इरम को विनर बताया। Thank you all of you. And this video is going to be a little different. इसमें हम लोग अपने प्रिपरेशन, नीट पीजी प्रिपरेशन के टाइम की स्टोरीज शेयर करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद वीडियो देखने के बाद आप लोग जज करना, आप लोग बताना कि किसकी लाइफ ज्यादा डिफिकल्ट थी। Are you ready? Okay. So coming to MBBS, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मैं तो बहुत ही कूल ड्यूड टाइप का बंदा था। इसको फर्स्ट ईयर में तो एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई इसको कोई खास मतलब नहीं था। जब मैंने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया था तब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या जर्नी होने वाली है, क्या हम लोग को पढ़ना है, क्या नहीं। क्या था, बस मेरी एक चीज़ थी कि आप कॉलेज जा रहे हो, जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टर्म्स हो रहे हैं, उसमें फर्स्ट टाइम था तो बस जो पढ़ाया है उसको एटलीस्ट पढ़ना है। मतलब रेगुलरली बेसिस पर मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है आज दिन भर में मैं उसको रिवाइज करती रहूँ। मुझे क्या एक कैसे एग्जाम होते हैं वो शायद फर्स्ट ईयर में किसी को भी आइडिया नहीं होता। शायद फर्स्ट टाइम टर्म हुए थे, एनाटॉमी का एग्जाम हुआ और जैसे मैं करती हूँ मैंने वैसे अटेम्प्ट किया एंड आई वाज शॉक्ड बाय द रिजल्ट कि आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन एनाटॉमी। तब मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि अच्छा ये सब कैसे हुआ, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। तो माई ओनली स्ट्रैटेजी वॉज दिस कि मैं डेली का डेली ट्राई करती थी कि आई यूज टू स्टडी कि जो मैंने दिन भर में कॉलेज में पढ़ा है उसको एटलीस्ट पढ़ना है। हम दोनों को ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मतलब हम लोगों ने नीट पीजी को टारगेट नहीं बना रखा था। हम लोगों का ये नहीं था कि हमें नीट पीजी में सेलेक्ट होना है तो फर्दर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम लोगों को तैयारी शुरू करनी है। नीट पीजी का मेरे माइंड में कहीं से कहीं तक ये नहीं था कि मैं नीट पीजी के लिए सेम है। सेकंड ईयर में भी ऐसा थर्ड कुछ ईयर नहीं के था। बाद ही बेसिकली फिर अल्टीमेटली जो पूरे क्लास, एक्चुअली मेरा तो 13 बैच है, मतलब मैं ये मेरे से काफ़ी सीनियर है। तो मेरा क्या था, पहले आप बताइए कि आपने कब से और किस तरीके से नीट पीजी की तैयारी शुरू की। मैं बताती हूँ क्योंकि सीनियर फर्स्ट। तो बेसिकली थर्ड ईयर से मैंने पीजी प्रिपरेशन शुरू की थी और शुरू उन लोगों को देखकर की थी। कुछ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे क्लास के अलीगढ़ से डेली आते थे सैटरडे संडे कोचिंग करने के लिए नीट पीजी की। तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मैं इतना कर सकूं। मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा तब भी पसंद नहीं थी, अब भी पसंद नहीं है। और अलीगढ़ में उस टाइप की कोई सैटेलाइट कोर्सेज या कुछ भी टाइप की ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने सोचा लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट हम इतना तो कर सकते हैं कि अपनी टेक्स्ट बुक को, अपनी ऑब्जेक्टिव बुक्स को पढ़ना शुरू कर दें। तो उस दिन से, उस टाइम से, मतलब बेसिकली थर्ड ईयर से मैं काफ़ी सीरियस हो गया था पढ़ाई को लेकर। सेम है, हम लोग का भी जैसे सीनियर्स, हर मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स बताते हैं। सीनियर्स ने बताया था पीजी की प्रिपरेशन थर्ड ईयर से स्टार्ट करनी होती है। सेम ऐसे ही था, मेरे भी बैचमेट सब लोग मोस्टली दिल्ली जाते थे, सैटरडे संडे क्लासेस करते थे। बट मेरा भी पॉसिबल नहीं था कि मैं दिल्ली सैटरडे संडे जा सकूँ, बहुत हेक्टिक भी होता था। तो हमारे कुछ ग्रुप ऑफ मतलब फ्रेंड्स ने, हम लोगों ने वहीं पर एक सैटेलाइट कोचिंग ज्वाइन कर लिया था और वहीं पर हम जाकर कोचिंग करते थे। तो थर्ड ईयर में मेन हमारी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम लोग के रिसोर्सेज क्या थे, हम लोगों ने प्रिपरेशन कहाँ से की। कोचिंग के मेरा जो था, फर्स्ट तो मैं हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ती थी, मतलब मेरा था कि मुझे टेक्स्ट बुक पढ़नी ही है। सेकेंड थिंग इज रिविजन करना था। जो भी आपकी कोचिंग के हम लोग के नोट्स थे वो मैं उनको मेक श्योर करती थी कि उनको अच्छे से रिवाइज करूँ। तो ये हमारे रिसोर्सेज था। और ऑब्जेक्टिव करने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक आती थी, इतनी सारी ऑब्जेक्टिव की अलग से बुक्स खरीद रखी थी, उससे हम क्वेश्चन पेपर लगाते थे। मेरे लिए भी रिसोर्सेज जो थी वो टेक्स्ट बुक्स थी या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली जो बुक्स आती हैं, रिव्यू बुक्स थी, वही थी। उससे भी ज़्यादा मैं जो ट्रस्ट करता था, हमारे टाइम में जो पीजी प्रिपरेशन के लिए 4 बुक का एक कॉन्सेप्ट था। 4 बुक में 2 ऑल इंडिया के पेपर्स होते थे, 10-10 साल के 2 ऑल इंडिया के पेपर्स की 2 वॉल्यूम थी और 2 एम्स के पेपर की वॉल्यूम्स थी। तो उसी को मैंने मेनली फोकस किया था और मेरे से पहले ज़्यादातर लोग उसी को करके सिलेक्ट हुए थे। तो हम लोगों का मेन फोकस उसी पर रहता था। एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये होती थी कि अगर कोई चीज़ रिव्यू बुक से समझ में नहीं आ रही है, टेक्स्ट बुक से वो टॉपिक अगर मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ऑफ कोर्स सारे टॉपिक तो पढ़े हुए नहीं हो सकते, तो फिर उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वापस से टेक्स्ट बुक्स खोलनी पड़ती थी, वापस से ढूंढना पड़ता था और वो काफी टाइम वेस्टिंग और काफी हेक्टिक हो जाता था मेरे लिए। और मतलब ऐसा नहीं होता ना कि आपके सारे डाउट्स कोई क्लियर कर सके, आपको खुद ही बहुत सारे डाउट क्लियर करने पड़ते हैं। आपको इतनी सारी बुक्स अपने के पास रखनी होती थी। लाइक मेरे टाइम पर एक ऑब्जेक्टिव बुक रखी है, एक टेक्स्ट बुक रखी है, नोट्स रखे हैं, 4-5 बुक्स टेबल पर फैली हुई हैं, देखना है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो बहुत हेक्टिक होता था, कंफ्यूजिंग भी बहुत होता था कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, किस पर रिलाय करना है, क्या बेस्ट है क्या नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती थी। बट आज आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, प्रेपरेड जैसे प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म है जो सारा डाटा आपको ऑन द गो मोबाइल पे अवेलेबल कराते हैं। सारे क्वेश्चन बैंक्स हैं, सारे नोट्स हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स हैं। और मैं प्रेपरेटर को सजेस्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि जब मैं सुपर स्पेशलिटी की प्रिपरेशन करता था लेटर ऑन माय डेज, तो उस टाइम मैंने जो सर्जरी के क्वेश्चन बैंक थे वो प्रेपरेटर से ही प्रिपेयर किए थे। उस टाइम से मुझे प्रेपरेटर काफी अच्छा लगता है। और आज के टाइम में वहाँ पर काफी अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं, लाइक दीपक मरवा सर हैं, गोविंद राय गर्ग सर हैं, काफी फेमस टीचर्स हैं, फॉन्ड ऑफ देम। तो आज अगर वो डायरेक्टली आपको पढ़ा रहे हैं तो इससे बेटर क्या हो सकता है। एंड हम लोगों के टाइम में एक प्रॉब्लम ये भी थी कि हमको अपने सारे नोट्स खुद ही रेडी करने थे, चाहे वो आप एमबीबीएस के टाइम में रेडी करो, चाहे वो आप इंटर्नशिप के टाइम में रेडी करो। तो कभी कभी इतना टाइम नहीं होता था आपके पास कि आप नोट्स भी बना लो, आप पढ़ भी लो, तो किसी किसी चीज के नोट्स छूट जाते थे। बट आज के टाइम में अच्छी बात यह है कि प्रेपरेटर जैसे एप्लीकेशन आपको नोट्स बना कर देता है, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो इससे आपका टाइम सेव हो जाता है। और एक चीज जो अच्छी चीज हो रहा है कि आपके नोट्स जो है वो कंप्लीट रहते हैं। Then comes to the expectation, आपसे कितना लोग एक्सपेक्ट करते थे कि आप कैसे करोगे? एक्चुअली मैं टॉपर्स की लिस्ट में थी, तो मुझसे तो मोस्टली टीचर्स सब लोगों को मतलब काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि मेरी तो नीट पीजी में रैंक अच्छी आएगी, तो मेरे पर काफ़ी प्रेशर था उस चीज़ का कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है। आप बताइए, आपसे थी किसी को एक्सपेक्टेशन या नहीं, या फिर लगता था चलो इसका क्या है, हो या नहीं हो? जब टीचर्स को तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी आई थिंक, बट बहुत सारे जो मेरे क्लोज थे वो जानते थे कि वो बंदा बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड है। सभी एक्सपेक्ट करते थे कि मैं अच्छा करूं। मुझे अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी हमेशा। मुझे लगता था, मतलब एक कॉन्फिडेंस वाली बात थी, मुझे लगता था अगर मेरा फर्स्ट टाइम में पीजी में नहीं हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा। मुझे अपने लिए बेसिकली करना था, बाकी लोगों से तो इतनी एक्सपेक्टेशंस से तो इतना ज्यादा मुझे फर्क नहीं पड़ता था। दूसरी चीज, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना था। पीजी में आने के बाद आपको सैलरी मिलती है, उसलिए मुझे और भी ज्यादा मतलब लगता था कि मुझे ये करना ही करना है। अपने आप से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, दैट्स नो डाउट। लोगों को इतनी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मुझसे नहीं होंगी। अब क्वेश्चन आता है, टाइम को आपने कैसे मैनेज किया, मतलब योर होल एमबीबीएस जर्नी और इंटर्नशिप में कैसे आपने मैनेज किया नीट पीजी प्रिपरेशन में? मैंने तो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन शुरू की। थर्ड ईयर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिए थे और मेन प्रिपरेशन तो इंटर्नशिप के टाइम में हुई। इंटर्नशिप में मैं बेसिकली बहुत ही ज्यादा डेडिकेट कर दिया था अपने आप को पढ़ाई के लिए। ड्यूटीज पे हम लोगों को इंटर्नशिप में आई थिंक 8 बजे सुबह जाना ही होता था, कभी 12-1 बजे, कभी 2 बजे तक फ्री हो जाते थे। उसके बाद खाना खाना है और सिर्फ पढ़ना है। आई थिंक पूरा साल में और मेरे फ्रेंड जो हमारे ग्रुप में तैयारी करते थे, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने लाइब्रेरी बंद करा के नहीं आते थे। लाइब्रेरी हमारे कॉलेज की 2 बजे बंद होती थी और हम लोग रोज 2 ही बजे आते थे। पूरे साल इंटर्नशिप में ना कोई मूवी देखी, ना कोई बहुत ज्यादा आउटिंग की, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उस टाइम ये लग गया था कि अब तो करनी है यार। पूरे साल नहीं पढ़ा तो इंटर्नशिप में पढ़ लेंगे। 4 साल अगर आपने कहीं पे लैग किया है तो आपको इंटर्नशिप में तो उसको ओवरकम करना ही पड़ता है। व्हाट अबाउट यू? सेम ही था ऑलमोस्ट, मतलब मुझे लगता है हर स्टूडेंट का टाइम का तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि दिन भर में क्लासेस होती हैं। 4 बजे हम लोग फ्री होते थे अपने एमबीबीएस टाइम में क्लासेस से, शाम को आके थोड़ा रेस्ट करना है, और कोचिंग में भी बहुत मतलब हेक्टिक हो जाता था। तो ऑलमोस्ट सेम ही था कि 2-3 घंटे भी हार्डली मिल पाते होंगे एमबीबीएस टाइम में। तो हाँ, मोस्टली तो डेडिकेटेड स्टडी तो इंटर्नशिप में ही होती है, क्योंकि इंटर्नशिप में हम लोग 2-3 बजे तक फ्री हो जाते थे अपने हॉस्पिटल से आकर। फिर उसके बाद का जो भी टाइम था वो अपनी सेल्फ स्टडी के लिए ही था। और मैं तो खैर कभी लाइब्रेरी में नहीं की स्टडी, मैं हमेशा रूम पर ही प्रेफर करती थी। लाइब्रेरी में आई वॉज नेवर कम्फर्टेबल। तुम रात को 2 बजे तक पढ़ी? नहीं, मैंने तो कभी 2 बजे तक नहीं पढ़ा। मेरा मैक्सिमम टाइम वॉज कि मैं 12 बजे तक मुझे सोना है, उससे पहले मुझे अवार्ड देना है क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है इंटर्नशिप। मैंने तो 12 बजे से ज्यादा नहीं पढ़ाई की है कभी भी, एग्जाम टाइम में भी। तो अब फाइनल वो टाइम आने वाला है जब आपका एग्जाम होने वाला है, तो फिर क्या डिफिकल्टी, कैसे लग रहा था आपको कि एग्जाम है? जैसे आप मानो आपका कल एग्जाम है, तो क्या क्या फीलिंग थी, कैसा लग रहा था? एक्चुअली वो टाइम जो था ना मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत अनसर्टेनिटी वाला टाइम था। उस टाइम जो नीट पीजी का एग्जाम हुआ था, नीट का एग्जाम तभी शुरू हुआ था, और जो एग्जाम होता था ना वो मेरे टाइम में 12 शिफ्ट में हुआ था। 6 दिन तक लगातार एग्जाम हुआ था, सुबह शाम की शिफ्ट में। एग्जाम सबका 300 नंबर का होता था, 300 क्वेश्चंस का एग्जाम था जहां तक मुझे याद है, और सबका पेपर अलग अलग आता था। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर था, उस सॉफ्टवेयर से वो कैलकुलेट करते थे कि अगर किसी का पेपर टफ है तो उसको ज्यादा मार्क्स देंगे, किसी का पेपर इजी है तो उसको कम मार्क्स देंगे। तो एक बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी कि पेपर अच्छा भी जाने के बाद, अगर इजी पेपर है तो अच्छा भी जाने के बाद रैंक खराब आ सकती है। मतलब बहुत अजीब सा था एक पेपर वाला सिस्टम। मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई थिंक उस टाइम इतने कंप्यूटर नहीं थे कि सबका एग्जाम एक साथ ले सके। मे बी हमारा तो वही था जो अभी होता है, ऑनलाइन था, और उसमें तो इतना कोई इशू नहीं था। बट वही है, एग्जाम से पहले डर सबको लगता है, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन हो, डर सबको ही लगता है।
तो वो तो एक था एक दिन पहले कि आप बहुत टेंशन में स्ट्रेस थे कि आपको कुछ याद नहीं है, वो सबको फीलिंग होती है। एग्ज़ाम भी दे दिया, उसके बाद आती है रैंक। अब हम लोगों ने कितना एक्सपेक्ट किया था कि हमारी कितनी रैंक आएगी, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कितनी रैंक चाहते थे खुद से? मेरा जो टारगेट था हमेशा से वो जनरल सर्जरी ही था, तो प्रिफरेबल लोकेशन जो थी या तो अलीगढ़ या दिल्ली या फिर केजीएमसी। तो मैं चाहता था कि मेरी 2000 के अंदर भी रैंक आ जाए तो इट विल बी गुड फॉर मी। 2000 की रैंक तक अलीगढ़ का मिल जाएगा। बट तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशन थी रिजल्ट से पहले, तुम बताओ। मेरी एक्सपेक्टेशन यही थी, मतलब मैं चाहती थी एमडी मेडिसिन करना, मेरा ड्रीम था कि मुझे मेडिसिन करना है और मेडिसिन मेनली 2000 रैंक तक मिल जाती थी। तो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटलीस्ट मेरी 2000-3000 में रैंक आ जाए, मुझे कहीं मेडिसिन मिल जाए। और मैंने यही सोचा था कि मतलब सिलेक्शन हो जाए और एटलीस्ट अंडर 3000 रैंक तो आ ही जाए, 2000-3000 की रेंज में। जब रिजल्ट आता है तो मेरी रैंक जो थी वो 3200 थी, 3210 आई थिंक मेरी रैंक थी। और अगर पिछली बार का मैं देखता हूँ, पिछली बार जो काउंसलिंग हुई थी उस हिसाब से मेरे को जनरल सर्जरी मिलने के चांसेस अलीगढ़ तक में तो नहीं थे, असम में शायद मिल रही थी उस रैंक पर। बट मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था मेरे लिए। पूरे साल इतने अच्छे से मेहनत की, अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बान करके तैयारी की, बट रैंक उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई। इट वाज अ ग्रेट सेटबैक फॉर मी। बट एक और चीज थी, तुम बताओ अपनी रैंक क्या थी? मेरी रैंक तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी, लाइक मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी रैंक आ सकती है। मेरी रैंक 670 थी ऑल इंडिया और मेरी स्टेट रैंक 10 थी और मैं शॉक थी बिल्कुल अपनी रैंक देखकर। फिर आपका 3200 रैंक पर जनरल सर्जरी कैसे मिल गया? एक्चुअली उस टाइम अलीगढ़ का एग्जाम, जो नीट पीजी का एग्जाम, अलीगढ़ का जो एमयू पीजी एग्जाम होता था वो अलग होता था। नीट अलग था, अलीगढ़ का एग्जाम अलग था। तो 15 दिन थे मेरे पास अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करके। एक तो सिली मिस्टेक्स की वजह से 2-4 सिली मिस्टेक्स हो गई थी, उसकी वजह से मेरी रैंक पीछे हुई थी। प्रिपरेशन मेरी ठीक ठाक थी, प्रिपरेशन से मैं सेटिस्फाइड था। तो उस 15 दिन में मैंने एक बार और रिवीजन किया, अच्छे से अपने आप को कूल एंड काम रखा। बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मेरे साथ वाले ज्यादातर सेलेक्ट हो गए थे जिनके साथ मैं प्रिपरेशन करता था। तो उस टाइम फिर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की और फिर जब एमयू का एग्जाम दिया तो एमयू का एग्जाम देने के बाद सेम डे या अगले दिन रिजल्ट हम लोगों को पता चल गया था। उसमें मेरी 20 रैंक थी, तो इट वाज वेरी गुड फॉर मी। लेकिन किसी की ड्रीम ब्रांच कुछ भी हो, एक बार जब रिजल्ट आ जाता है ना और रैंक आ जाती है, सबकी ड्रीम ब्रांच बदल जाती है। जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है रिजल्ट से लेके काउंसलिंग तक का, उसमें पूरा टाइम सिर्फ ये लगता है सिर्फ गूगल करने में कहाँ की ब्रांच अच्छी है, कौन से कॉलेज में क्या अच्छा है, क्या मिल सकता है, इतनी रैंक पे लास्ट ईयर क्या मिला था। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की रैंक बदल जाती है और मेरे साथ भी मतलब चॉइस बदल जाती है। मेरे साथ भी ये हुआ। मेडिसिन मेरी ड्रीम ब्रांच थी बट सब लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया कि इतनी अच्छी रैंक पे रेडियो लेना चाहिए, रेडियो बेस्ट है, टॉपर्स को मिलती है, वाई टू गो टूवर्ड्स मेडिसिन। और इस सब में मैंने अपनी ड्रीम ब्रांच चेंज कर दी एंड आई चूज रेडियोलॉजी। ऐसे जैसे मेरे साथ हुआ, मोस्ट ऑफ द मेरे सारे बैचमेट्स का यही था, सबकी ड्रीम ब्रांच अलग थी। जस्ट बिकॉज रैंक आ गई तो सबने रेडियोलॉजी ज्वाइन कर लिया। तो ठीक है, ये तो मेरी स्टोरी थी। अब आप बताइए, जब आपकी रैंक आ गई तो आपको क्या क्या कंफ्यूजन हुआ? मतलब क्या आपको हुआ था कि मुझे कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए? कंफ्यूजन तो हुआ था। एक्चुअली 20 रैंक पर एमयू में रेडियोलॉजी को छोड़ के बाकी सारा कुछ मिल जाता। और जो सर्जन बनना चाहते हैं उनको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है जब अच्छी रैंक आ जाती है कि वो जनरल सर्जरी लें या ऑर्थोपेडिक्स लें। हाँ, ये तो होता है ना, क्योंकि ऑर्थो टर्मिनल ब्रांच है, अच्छी ब्रांच है, इतना लंबी जर्नी नहीं है ऑर्थोपेडिक्स में। या फिर दूसरा कंफ्यूजन मेरे को हमेशा से सुपर स्पेशलिस्ट बनना था। तो मेरे को एक और आता था कि तुम मेडिसिन लेकर डीएम कार्डियो कर लो, ये मेरा एक पॉसिबल सिनारियो था। बट अल्टीमेटली जो मैंने हमेशा से अपने आप को वो किया था, इमेजिन किया था एमबीबीएस टाइम में, जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तब से मेरे को न्यूरोसर्जन ही बनना था। फर्स्ट ईयर से मेरा ख्वाब तो न्यूरोसर्जन बनने का ही था। लेकिन जब जैसे जैसे आगे प्रिपरेशन बढ़ती जा रही थी, आपने बताया था बचपन से ही आप चाहते थे ना कि मुझे न्यूरोसर्जन बनना है। थोड़ा थोड़ा तो बचपन से ही था। जो एक्चुअली में तो तभी डिसाइड होता है जब आप उस लेवल पर हो। आप जब चूज करने की हालात में होते हो तभी आप कह सकते हो कि आपको क्या बनना है। उससे पहले तो सब कुछ मतलब ड्रीम ही होता है, लेकिन जब वो करीब आ जाता है कि हाँ अब आपको ये करना है या आप कर सकते हो, तो असली कंफ्यूजन उसी टाइम होता है। तो डीएम कार्डियो इज अ वेरी गुड ब्रांच। सब लोग कहते थे कि कार्डियो करो। न्यूरो में मेरा मन था, लेकिन जो बाकी सारे लोगों का जो वो था मतलब सजेशंस थे, सबका ये कहना था कि न्यूरो इज वेरी हेक्टिक है, भी बहुत हेक्टिक है, इमरजेंसी भी है, आपको इलेक्टिव भी है, न्यूरो में फाइन ऑपरेशंस होते हैं, यंग सर्जन्स पे स्पेशली लोग ज्यादा भरोसा नहीं करते। इफेक्ट है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से लोग मेरे ऊपर भरोसा कर लेते हैं। अभी
इफेक्ट है, लोग जल्दी से न्यूरो सर्जरी वाली चीजों में भरोसा नहीं करते। इफेक्ट फिर मैंने सोचा अल्टीमेटली कि यार मेरे को बनना तो सर्जन ही था, तो इधर उधर कंफ्यूजन छोड़ो, जनरल सर्जरी लो, एमसीएच करेंगे। तो 20 रैंक पे आई थिंक मैं पहला बंदा था अपने कॉलेज का जिसने एमसीएच मतलब जनरल सर्जरी उस टाइम ली थी मेरे टाइम में। तो फिर उसके बाद एमसीएच किया ही। तो ये तो थी हम दोनों की स्टोरी, जो हमने नीट पीजी प्रिपरेशन में क्या क्या फेस किया, क्या क्या इश्यूज रहे। और अब आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन टाइम में, जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एमबीबीएस कर रहे हैं, वो नीट पीजी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसको भी जो भी डिफिकल्टीज हो रही है वो कमेंट करके हमें बताइए। और कमेंट करके ये जरूर बताना कि किसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का एक और मोटिव ये भी था कि बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट होता है, तो एवरेज स्टूडेंट से आपको पीजी तक कैसे पहुंचना है और अच्छा डॉक्टर कैसे बनना है, या अगर आप क्लास के टॉपर हो इनकी तरह, तब आपकी जर्नी किस टाइप की रहेगी। वन मोर थिंग, जब मैं नीट यूजी मेरा ड्रॉपर थी, आई वाज अ ड्रॉपर। जब मैं काउंसलिंग कर रही थी अपनी नीट यूजी की, मैंने काउंसलिंग की थी, मेरे साथ बहुत फर्स्ट अटेम्प्ट वाले थे, और उन्होंने मेरे को मतलब सब लोगों ने ये बोला था कि अगर नीट यूजी में ड्रॉप होता है तो नीट पीजी में ड्रॉप होता है। वो माइंड में मेरे फिट हो गई थी वो बात। मतलब मुझे लगता था कि मेरा नीट पीजी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो सकता बिकॉज आई एम अ ड्रॉपर। ये मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलती थी ये चीज़ कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट वॉज अ ड्रीम, लाइक मतलब ड्रीम कम ट्रू अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट पीजी में सिलेक्ट होंगी, चाहे कितना भी टॉपर हूँ। बट मुझे इस चीज़ का भरोसा नहीं होता था। बट अल्टीमेटली वो मैंने चेंज किया। ये चीज डिसाइड नहीं करती कि आप नीट यूजी में कितने साल बाद आए हो, 5 साल बाद, 6 साल बाद। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे से ये पूछते हैं कि यार हमारा 3 साल में सिलेक्शन हुआ, हमारा 4 साल में सिलेक्शन, तो क्या हम नीट पीजी निकाल पाएंगे। तो ये मेरी स्टोरी सिर्फ उन लोगों के लिए खासकर है कि ये नहीं सोचना है कि आई एम ड्रॉपर तो मैं नीट पीजी में फर्स्ट अटेम्प्ट में हो सकती हूँ। वो नीट पीजी सिर्फ और सिर्फ आपकी 5 साल की जर्नी, एमबीबीएस में जो आपने आप किया है एमबीबीएस में उसके कितनी ऊपर मेहनत डिसाइड कर रहे हो वो डिसाइड। उससे पहले का तो काम जो है वो एमबीबीएस में एंटर करने तक की उसकी वैल्यू है, उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे 1 अटेम्प्ट में आए चाहे 10 अटेम्प्ट में आए, आगे तो यू आर ऑल इक्वल। तो जो भी डिफिकल्टीज है कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि किसकी स्टोरी ज्यादा अच्छी है। एक बार तो मुझे भी जिता दो। ठीक है, ओके, बाय बाय।